नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं, नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय आप देखते हैं हमारे साथ। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिनके बारे में आपको हम आज अवगत कराएंगे। जी हां, पड़ोसी पहले नीति। जी हां, ये भारत की नीति जो है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और श्रीलंका से क्या खास बातचीत हुई है, सारी बातें आप जानेंगे हमारे साथ जब बने रहेंगे। विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और कश्मीर में होगा योगा, यानी योग 370, क्योंकि 370 के बाद पीएम मोदी का ये अहम दौरा और उसी के साथ साथ योग कश्मीर में होने वाला है। विश्व को संदेश जाएगा, पाक को मिर्ची लगेगी, क्या कुछ खास रहेगा वो आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे चीन की दुखती रग। जी हां, दलाई लामा चीन की दुखती रग हैं। अब क्या नया हो गया है और क्या परेशानी चीन के लिए आ खड़ी है, वो भी आपको विस्तार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए और फिर आगे बढ़ेंगे। गेम चेंजर बंदरगाह किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब बजट मिलने वाला है, काफी कुछ पैसा जाने वाला है इस बंदरगाह के लिए। आप बने रहिएगा, जानेंगे कितना विशाल ये बंदरगाह है और इतना खास ये भारत के लिए है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आगे बढ़ेंगे, लीक का तेजस्वी कनेक्शन कैसे सामने आया है। तेजस्वी यादव का जो पीए है, पीएस, उसका भी नाम शामिल इसमें आ रहा है और मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए ही किया गया है। तो ये तमाम मुद्दे आज के जनमत में, जिनके बारे में आज हम आपको अवगत कराएंगे। शुरुआत करते हैं लेकिन आज की बड़ी खबर से, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें, शराब घोटाले में, जो शराब घोटाला मामला है, उसमें अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। ये केजरीवाल की इंटरिम बेल के बाद एक बेल उसको मिल गई है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को यह जमानत मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल को किया था, 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत मिली है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। और अब शराब घोटाले में केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था, 1 लाख के मुचलके पर जमानत जो है वो मिली है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए और जिन लोगों को फर्जी जेल में रखा है उनको सबको बाहर करना चाहिए। संजय जी, ईडी ने अपोज किया था बेल को, वो अपील भी नहीं सुनी गई है कोर्ट, इसलिए कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कि उन्होंने झूठ की बुनियाद पर सरकार के दबाव में ये केस बनाया है, इसलिए उनको कोई, उनकी बात नहीं सुनी गई न्यायपालिका में। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुकदमे का मकसद था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना, बर्बाद करना, ये मकसद था बीजेपी का। हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है और मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। और कोई भी न्यायपालिका से जब एक जमानत मिली है, तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि आनन फानन में आप जाके कहीं उसको ऊपर से उस जमानत के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। सर, चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, तब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बेल दी गई और अब चुनाव के बाद, उस वक्त भी मकसद यही था, चुनाव प्रचार से केजरीवाल को रोकना। उस वक्त भी मकसद यही था, आम आदमी पार्टी को हराना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुकदमा ही पूरा झूठ की बुनियाद पे, झूठे तथ्यों के आधार पे, फर्जी तरीके से मामला बनाया गया है और एक एक आदमी को पकड़ के जेल में डाला गया। ये भी कहते रहे हैं कि सारी गिरफ्तारियां चुनाव के लिए की जा रही थी, अब तो आपकी बात देता है कि चुनाव हो गए हैं तो गिरफ्तार। भाई ये तो साफ दिख रहा है ना, आप देखिए ना कि चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। न्यायपालिका भी तो चीजों को देख रही है, न्यायपालिका भी तो देख रही है कि कैसे झूठे मामले बनाए गए हैं पूरी तरीके से। बीजेपी अभी भी चुनाव पे नतीजों पर इसका असर पड़ा था। देखिए, बीजेपी, मैं कहता हूं इस धरती पर पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट पार्टी का अगर नाम है तो है भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का भा बोलने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चाहे वो अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, हसन मुशर्रफ हो, नवीन जिंदल हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, जनार्दन रेड्डी हो, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब आज बीजेपी के और मोदी जी के साथ। पहले चुनाव से पहले गिरफ्तारी का इसके बीजों पे असर मुझे लगता है कि अब न्यायपालिका से बहुत अच्छे फैसले आगे भी आए। सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया क्या थी? संजय सारे लोग, पूरा परिवार। ठीक है, तो संजय सिंह कह रहे हैं कि पूरा परिवार खुश है इस वक्त और तो यहाँ पर संजय सिंह की बात आपने सुनी और संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार का भाव बोलने की भी जो है हिम्मत नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सब भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन ये फिर अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जमानत यहाँ पर मिली है शराब घोटाले मामले में। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है इंटरिम बेल के बाद। अब ये जमानत, क्योंकि बार बार सुनवाई भी हो रही है और जमानत का प्रयास किया जा रहा था। एक और अच्छी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत को लेके ईडी ने चैलेंज इसको किया था, कहा था कि ट्रेल मिला है, 100 करोड़ एस्टैब्लिश हुआ है, तमाम बातें कही थी। लेकिन अब यहां पर दिल्ली एक्साइज, देखिए हम ग्राफिक्स भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में किस तरीके से। देखिए पूछताछ के बाद सीएम आवास से गिरफ्तारी हुई थी, ये पूरा सीक्वेंस आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। और ईडी पूछताछ के लिए लगातार कर रही थी समन। पहले बच रहे थे, भाग रहे थे, नहीं आ रहे थे। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी। ये रिसेंट का आपको बता रहे हैं सबसे पास जो इंटरिम बेल, 21 दिन तक बाहर रहने की इजाजत मिली थी कि भाई चुनाव प्रचार करने देते हैं, ऐसा कोई क्राइम रिकॉर्ड बड़ा नहीं है। इसीलिए चुनाव प्रचार के बाद 2 जून को सरेंडर किया था, जो कि कानूनन उनको करना था। दिल्ली एक्साइज मामले में 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। आपको यह भी याद होगा जब इनको सरेंडर करना था तो उससे पहले भी इन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पर कि मुझे चेकअप कराने हैं, उसके लिए भी मेडिकल बेस पे यहां पर जमानत मांगने का प्रयास किया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, यहां पर जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चुनाव के बाद बेल इंटरिम के बाद फिर से जब जेल गए, तिहाड़ गए और अब फिर एक बार जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने मांग के बाद भी, विपक्ष के चाहने के बाद भी, मांग के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अब वापस वो बाहर निकल गए हैं, बाहर निकलेंगे। जमानत का उनका समय जो है वो आ गया है, जमानत उनको मिल गई है। इंटरिम बेल के बाद अब ये बेल जो है वो मिली है चुनाव प्रचार के लिए। देखिए पिछली बार जो था अंतरिम बेल थी, इस बार ये बेल जो है वो मिली है। डिटेल्स भी आपको लगातार इसकी हम साथ साथ देते जा रहे हैं। जहां पर बेल मिलते ही जो रिएक्शन आया सबसे पहले संजय सिंह का आया। संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई ये पूरा जो भी है ये किया गया भाजपा की तरफ से, भाजपा करप्ट है, ये तमाम बातें, तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, जो कि खुद जेल में थे, और उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि भाई रिएक्शन इनिशियल उनका सबसे पहले सामने आया है। और फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर सुनते हुए एक जश्न का माहौल पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। आज महत्वपूर्ण दिन जब उनकी जमानत को मंजूरी मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में, शराब घोटाले मामले में, ईडी ने शराब घोटाले मामले में जो गिरफ्तारी की थी उसी के चलते एक्साइज पॉलिसी केस में इनको मिली है बेल। तो ये बेल है जो इनको इस बार मिली है। दिल्ली कोर्ट ने इनको जो है बेल ग्रांट करी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके से अब इसको आम आदमी पार्टी एक जीत के रूप में प्रस्तुत करेगी, क्योंकि काफ़ी समय से इनको इंतज़ार था कि भाई अरविंद केजरीवाल बाहर आएँ। ये जो पूरा केस है ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, ऐसा ये कहते थे। ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा था कि भाई हमारे पास सारे तथ्य हैं, और क्योंकि इतना बड़ा लेवल पर केस है, गोवा चुनाव में भी इसका इस्तेमाल पैसे का किया गया है, पैसा कैश में भी गया है, वो तमाम बातें, वो तमाम आरोप, और मनीष सिसोदिया का जेल में होना, और आप देखते जाइए सत्येंद्र जैन भी जेल में, और ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो किसी न किसी कारण से जेल में है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी जेल में गए थे, तो कब बाहर आएंगे? अब बाहर आएंगे
जिनको जमानत की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। अब देखिए उसके बारे में भी अपडेट देंगे, जैसे वो बाहर निकलते हैं वो भी आपको तस्वीर हम सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो ब्रेकिंग न्यूज थी, बड़ी खबर थी। अब जनमत में आज खबर की शुरुआत, हमारे शो की जो शुरुआत है खबरों की, उसमें शुरुआत करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर से। जी हां, जो आज अपने श्रीलंका दौरे पर नजर आए, जो उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की, साथ ही द्विपक्षीय साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक भी की। आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति यानी पड़ोसी प्रथम नीति जो नेबर फर्स्ट नीति है और श्रीलंका पड़ोसी मित्र के रूप में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस यात्रा से संपर्क परियोजनाओं और सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गति मिलेगी। भारत श्रीलंका के इसी सहयोग पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के आरंभ से ही अपनी विदेश नीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें पड़ोसी पहले और सागर नीतियां केंद्र में है, जिसके तहत मोदी सरकार अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने पर ज्यादा जोर दे रही है, जिसका पहला उदाहरण पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला था, जब उस समारोह में पड़ोसी देशों के नेता शामिल हुए थे। वहीं इसी कड़ी में आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका में नजर आए, जो उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है, जिन्होंने आज अपनी इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की, जिसके बारे में विदेश मंत्री ने स्वयं कहा कि भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और हिंद महासागर में समुद्री सहयोग का भू राजनीतिक ढांचा बनाने का है। वहीं श्रीलंका दौरे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान जारी कर कहा कि भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत यह यात्रा श्रीलंका को सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। लेकिन इन सब के अलावा आइए जानते हैं कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये श्रीलंका दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी आए थे। कोरोना महामारी के बाद भारत ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की थी। पुराने रिश्ते होने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध असाधारण रूप से काफी मजबूत है। एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा नजर आता है। भारत हर कदम पर श्रीलंका की मदद के लिए तैयार रहता है। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। बीते कई वर्षों में चीन श्रीलंका में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। चीन के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए भारत और श्रीलंका का साथ आना जरूरी। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते इन्हीं प्रभावों को देखते हुए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के आरंभ से ही अपनी विदेश नीति पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर नीतियों के तहत मोदी सरकार ने अब श्रीलंका से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है, जो हिंद महासागर के लिए चीन के खिलाफ कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। और इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो हमने आपसे प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। हमने आपसे प्रश्न पूछा था, रंग लाएगी मोदी की पड़ोस पहले नीति। जी हां, जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, क्या वो रंग लाने वाली है? क्योंकि हर सवाल पर हम हर खबर पर आपसे एक सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, और वो आप ट्विटर पर जाकर जो जवाब देते हैं वही हम आपको दिखाते हैं जनमत में। रंग लाएगी मोदी की पड़ोसी पहले नीति, ये प्रश्न था। 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 18% लोगों ने ना में जवाब दिया, 82% हाँ, 18% ना। तो रंग लाएगी मोदी की पड़ोस पहले नीति, ये जनता मानती है, आप मानते हैं कि रंग लाएगी भारत की पड़ोसी पहले नीति। जनमत में अब बात योग दिवस की करते हैं, जो कल पूरे विश्व में मनाया जाने वाला है।
वहीं कल योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में योग मनाने वाले हैं। पीएम मोदी 21 जून को सुबह करीब 6:30 बजे श्रीनगर के SKIIC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह का उद्देश्य योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कश्मीर घाटी के इस दौरे पर कश्मीर को कई सारी नई सौगात भी देने वाले हैं। लेकिन योग दिवस के दिन मोदी के कश्मीर में जाने के क्या मायने हैं, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में शुक्रवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहां से योग दिवस पर पीएम देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर की हाई प्रोफाइल यात्रा के मद्देनजर सभी महत्वपूर्ण सड़कों और चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी खास और इस वजह से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला को रखेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 21 जून को सुबह करीब 6:30 बजे श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह का उद्देश्य योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने कश्मीर घाटी के इस दौरे पर कश्मीर को कई सारी नई सौगातें भी देने वाले हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को कई सौगातें दे चुके हैं, जिसमें स्वरोजगार योजना, एम्स का बनना, आतंक पर लगाम, सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रगति से लेकर निवेश बाजार में उछाल तक सभी शामिल हैं। और कश्मीर में आयोजित हुए G20 समिट को कोई कैसे भूल सकता है। कई सालों के अंधेरे के बाद जम्मू कश्मीर को दुनिया में गौरवान्वित करने का आयोजन था। श्रीनगर का G20 शिखर सम्मेलन ये पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर के मंचों पर पहले आलोचनाएं और गलत बयानबाजी होती थी, आज उसी कश्मीर को इतनी सारी सौगातें और उपलब्धियां मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। आगे बढ़ते हैं। जनमत में हमारी अगली खबर भी योग दिवस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये बता दें कि इस बार शिमला के रिज मैदान पर योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर प्रदेश के राज्यपाल सहित अन्य मंत्री भी योग दिवस में वहां पर मौजूद होंगे, शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक संस्थानों पर भी योग दिवस मनाया जाएगा। आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जिला और ब्लॉक स्तर पर आयुर्वेदिक संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने खासकर शिमला वासियों से 21 जून को योग दिवस में शामिल होने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना जरूरी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर वर्ष जो है पूरे विश्व में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में आने वाली 21 तारीख को शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है राज्य स्तरीय सरकार जो है वो शिमला के रिज मैदान में जो है वो मनाने जा रही है। मेरी आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप सभी भारी मात्रा में आकर जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर आप सभी अपनी हाजिरी जो है वहाँ पर भरें और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक संस्थानों में चाहे जिला स्तरीय हो, सब डिवीज़न स्तरीय हो, सब जगह जो है योग दिवस जो है हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से आज आधुनिक युग में हमारी भागम भाग ज़िंदगी में सब लोग जो है तनाव में रहते हैं, कई लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो योग जो एक सबसे अच्छी
मैं औषधि कह सकता हूँ कि जिसके द्वारा हम सब इन बीमारियों से जो है निजात पा सकते हैं। और इस बार भी जो हमारी थीम है, जिसको स्वयं व समाज के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि योग जो है वो सारे समाज के लिए, सब लोगों के लिए है। तो आप सभी भारी मात्रा में रिज मैदान में आएँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीज़न लेवल पे भी ये कार्यक्रम जो है वो मनाए जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात भारत अमेरिकी संबंधों और इस पर ड्रैगन चीन की नजर की करते हैं। आपको बता दें, अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल आजकल भारत यात्रा पर है, जहां इन अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बीते 18 जून को 7 अमेरिकी सांसदों की एक टीम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची थी, जहां उन्होंने तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की, जिसका पड़ोसी देश चीन ने विरोध किया है, क्योंकि चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता मानता है। तो आखिर अमेरिकी सांसद भारत क्यों आए और इनके भारत आने से चीन क्यों बौखलाया हुआ है? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये सारी बातें समझाने का प्रयास करते हैं। तो चीन की दुखती रग पे देखिए कैसे, ये देखिए, भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से अमेरिकी सांसदों का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि भारत और अमेरिका की मजबूती से जो स्थिति है, जो संबंध मजबूत हो रहा है, उसका इंटरनेशनल एक असर देखने को मिलेगा पड़ोसी देशों पे, जैसे चीन का दिख रहा है। अमेरिकी सांसदों के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दलाई लामा से मुलाकात एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल इसलिए है कि भाई तिब्बत की बात यहां पर सामने आ जाती है और चीन को इससे परेशानी ही होगी। अमेरिका लंबे समय से तिब्बत के लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जोर देता आ रहा है और जिस तरीके से शोषण कर रहा है चीन तिब्बत के निवासियों का, उस पर यह एक कुठाराघात है। और आप सोचिए, अमेरिका तिब्बत का पुराना समर्थक रहा है कि भाई तिब्बत को आजाद रहना चाहिए, जैसे हमेशा से तिब्बत था, और भारत एक मित्र के रूप में तिब्बत के है। और अमेरिका चीन पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है और चीन ऐसा करता भी रहा है। तिब्बत वासियों के जीवन से खिलवाड़ करता आ रहा है, उसको उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी का कारण चीन है। दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से चीन परेशान है, होना भी चाहिए। इसकी परेशानी और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा और तिब्बत में हस्तक्षेप होगा, यह परेशान होगा। यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब चीन और अमेरिका अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जब चीन और अमेरिका, सोचिए, अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे थे, उस दौरान यह यात्रा अब मिर्ची तो लगेगी। 2020 में लद्दाख के गलवान झड़प के बाद से चीन और भारत के बीच तनाव है। तनाव बहुत पहले से है, लेकिन 2020 के बाद यह थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था। गलवान घाटी में जिस तरीके से जो झड़प हुई थी, वो तस्वीरें भी आपको याद होगी, वो दृश्य भी आपको याद होंगे, वो खबर भी आपको याद होगी। अब जो बाइडेन तिब्बत विवाद के समाधान के लिए तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो ये मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। ये एक तरीके से कूटनीति के तौर पर आप इसको समझिए। अमेरिका तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता है, तिब्बत चीन का हिस्सा भी मानता है, ये बात भी यहां पर है, लेकिन अधिकारों की बात भी करता है। और देखिए, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और ये एक तरीके से विरुद्ध गया, तिब्बत के लोगों के खिलाफ गया। और परेशान क्यों है चीन, वो तो आपको बता ही रहे हैं। देखिए, 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। आगे की क्रोनोलॉजी, 1959 में दलाई लामा तिब्बत से बाहर निकले थे, भारत आए थे, शरण लेने भारत आए थे, क्योंकि उनकी जान को वहां पर खतरा था, तो भारत आ गए। ये 1959 में हुआ था। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, सर्वोच्च सम्मान के रूप में आप इसको समझिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये सम्मान मिला था उनको। और चीन दलाई लामा पर अलगाववादी गतिविधियों का आरोप लगाता है और दलाई लामा से बहुत परेशान है चीन और चाहता है उनके हत्थे लग जाएं ये किसी तरीके से। दलाई लामा तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं कि भाई उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। और लेकिन ये जो चीन है, ये बदमाशी करता है और बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। पोल, जिस तरीके से हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, वो भी आपको हम बता दें। दलाई लामा हैं चीन की दुखती रग, उनकी परेशानी की वजह। देखिए, साधु संत भी परेशान कर देते हैं, तो दलाई लामा क्यों ना कर दें परेशान चीन को। 94% 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 6% में ना में।
जनमत में अब बात भारत के एक प्रमुख बंदरगाह वधावन की करते हैं, जिसको कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महाराष्ट्र के बंदरगाह में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। सरकार का दावा है कि आप समझिए 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाने जा रहे इस पोर्ट के माध्यम से 10 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। यही नहीं, वधावन बंदरगाह दुनिया के 10 सबसे शीर्ष बंदरगाहों में शुमार होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके निर्माण में 76,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आर्थिक गतिविधियों में इस पोर्ट की भूमिका अहम होगी। इसके माध्यम से रोजगार के 10 लाख से अधिक अवसर जो हैं वो सृजित होंगे, जैसा बताया गया। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि आने वाले समय में क्यों खास होने वाला है वधावन बंदरगाह। तो देखिए, वधावन की क्षमता अन्य बंदरगाहों से अधिक होगी। इसमें खासियत क्या है ये बता रहे हैं। बहुत बड़े पोर्ट के रूप में आप इसको समझिए। वधावन की क्षमता अन्य बंदरगाहों से अधिक 10.14 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन और रेल एंड रोड लिंकेज का निर्माण यहां पर किया जाएगा। तो ये देखिए, इसकी खासियत आपको बताई जा रही है, क्या खास होने वाला है वधावन बंदरगाह के बारे में। और ऑफ डॉक रेल यार्ड, रेल एक्सचेंज यार्ड, पावर एंड वाटर और इंटर्न रोड सहित कोर एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहां पर होगा। तो काफी हाईटेक होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और दुनिया के शीर्ष बंदरगाहों में तो आएगा ही। भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसे डीप ड्राफ्ट पोर्ट के तर्ज पर निर्माण किया जा रहा है। अच्छी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है और इस बंदरगाह में निर्माण से देश से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और जो पोर्ट होते हैं जितने अच्छे होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ऐसे मिलेगा, यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होने वाली। वधावन की मदद से भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा का और बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा, क्योंकि दुनिया जो है लगातार आगे बढ़ रही है। उनके पोर्ट्स काफी डेवलप्ड हैं और भारत को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ना है। इस बंदरगाह से लगने वाले तट पर समुद्र की गहराई ज्यादा है, इसलिए लाभ है। काफी स्पेस वहां पर आपको मिलेगा। इस बंदरगाह के बनने के बाद यहां से कोयला, सीमेंट, केमिकल और तेल का ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो ट्रांसपोर्ट में सुविधा, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, बड़ा बंदरगाह होना। और वधावन के विकास से भारतीय दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट वाले देशों की सूची में भारत शामिल हो जाएगा। टॉप 10 में आ जाएगा भारत। और जल्दी हम तो चाहेंगे नंबर 1 पर आए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके माध्यम से रोजगार के 10 लाख अवसर जो हैं, 10 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी, सृजित होंगी और 10 लाख अवसर लोगों को मिलेंगे। और युवाओं को जब अवसर मिलता है रोजगार का तो ये पॉजिटिव खबर ही समझिए। वधावन की क्षमता अन्य बंदरगाहों से अधिक होने वाली है, जो कि ऑलरेडी भारत में मौजूद हैं। वर्ल्ड लेवल पर तो 10 सबसे बड़े। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको दिखाए कि भाई क्या खास है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया। अब इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो बता दें। गेम चेंजर साबित होगा वधावन बंदरगाह। तो 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि गेम चेंजर साबित होगा वधावन बंदरगाह। आगे बढ़ेंगे। जनमत में अब बात नीट पेपर लीक की करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच पेपर लीक के मास्टरमाइंड यानी सिकंदर को लेकर सियासत हो रही है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि नीट पेपर लीक से जुड़े सिकंदर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव का संबंधी है। जबकि आरजेडी ने ट्वीट कर उल्टा बीजेपी और जेडीयू पर इस लीक मामले के कुछ आरोपियों के साथ संबंध का आरोप लगाया है। वहीं आज इस मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे?
4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है रीटेस्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को रीटेस्ट की डेट फिक्स किया है। अफवाह की गुंजाइश कहां है? प्लीज इफ एंड बट की गुंजाइश कहां है? बाकी अभी तो एक काउंसलिंग डेट है ही, अभी तो डेट है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ लोग काउंसलिंग को भी स्थगित करने के लिए गए थे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना टिप्पणी उसमें दिया है। फिर मैंने सारा विषय माननीय मुख्य न्यायाधीश की सामने भी है। ये सारे विषय में मैं आपको मेरे मर्यादा को भी थोड़ा आप मदद करिए, मेरे आवश्यकता को भी थोड़ा मदद करिए। हम देश की विद्यार्थियों के भविष्य को कोई भी प्रकार की इफ एंड बट और अफवाह में हम ना ढकेल दे। सरकार बहुत ही स्पष्ट है। ये सारे कवायद इसीलिए हो रहा है कि देश। और इसी खबर पर पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न हमने पूछा वो भी आपको बता दें। पेपर लीक का है तेजस्वी यादव कनेक्शन, तो लगभग 89% लोगों ने, आप देखिए यहां पर 89% लोग कहते हैं हाँ और 11% लोग जो है वो ना कहते हैं। तो बहुमत चाहता है और बहुमत कहता है पेपर लीक का है तेजस्वी यादव कनेक्शन यहां पर। तो देखिए आपकी जो वोट है, आपका जो वोट है वही यहां पर समझ में आता है कि भाई आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए लगातार वोट करते रहिए और आप ही का जो रिएक्शन है, जो प्रतिशत है, वो आपको दिखाएंगे जनमत में। आगे बढ़ेंगे जनमत में। हमारी ये अगली खबर भी बिहार की राजनीति से जुड़ी है। आपको ये बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के 4 शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। सरकार ने खेल विभाग में कई पदों पर रिक्तियों को मंजूरी दे दी है। खेल विभाग के लिए 98 पदों का सृजन किया गया है और हर पंचायत में खेल क्लब बनाने के फैसले पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ही क्लब बनाएगी जिसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा। नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार ने नया फैसला लिया है। आयोग द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। मॉनसून सत्र को भी हरी झंडी मिल गई है और 22 से 26 जुलाई तक चलाने का फैसला लिया है। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां की सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। नीतीश सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने 22 एजेंडे पर मुहर लगाई है और 4 शहरों में मेट्रो परिचालन प्रस्ताव को यहां पर हरी झंडी है। तो युवाओं के लिए खेल के लिहाज से ये एक अच्छी पहल के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। स्टेडियम में जो भी खेल मैदान है, उस खेल मैदान अगर होगा, पंचायत में कोई सरकारी भूमि होगी तो चिन्हित कर दिया जाएगा भाई यही खेल मैदान है। अगर नहीं है तो फिर एक्वायर किया जाएगा। लेकिन खेलते ही है ना, जब गांव जाते हैं तो लोग खेलते हैं कोई मैदान में, कोई सरकारी मैदान हो तो उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। अगर नहीं है, क्योंकि ये मांग बार बार हम लोग जब गए थे विभिन्न यात्रा में, समाधान यात्रा में, लास्ट जो यात्रा हुई थी उसमें लोगों ने खेल मैदान मांगा था। जब भी है कि खेल मैदान हमको चाहिए करके जितने युवा हैं उन लोगों की डिमांड थी। उसी के आलोक में देखिएगा, अब स्पोर्ट्स मंत्रालय बना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, स्पोर्ट्स के पद इस बार सैंक्शन हुए हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनेगा और स्पोर्ट्स की जमीन चिन्हित होगी। कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी सर? हाँ, कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी? कितना होगा एक खेल मैदान तो फुटबॉल का जितना जमीन है, फुटबॉल कोर्ट और क्या। फुटबॉल कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना, उसके नीचे हॉकी होता है, क्रिकेट भी उसी के अनुपात में होता है। सर ये कुछ आइडिया लग पाएगा क्या कि कितने नगर पंचायत और ग्राम पंचायत हैं?
चलिए जनमत में अब बात स्टोन हेंज की करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो यूनाइटेड किंगडम का वैश्विक धरोहर है, उसकी वैश्विक धरोहर है, जिसको क्षति पहुंचाने का प्रयास करने के आरोप में भारतीय मूल के 2 युवकों को यूके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अकेले वो नहीं थे, और भी लोग थे। आपको बता दें, दोनों युवक जस्ट स्टॉप ऑयल संगठन के कार्यकर्ता हैं, यानी कि ऑयल को बंद करिए, जो फॉसिल फ्यूल है, जो इस्तेमाल करते हैं तेल आप गाड़ियों में, उसको बंद करिए, जो तेल, गैस और कोयले के अधिक प्रयोग का विरोध कर रहे थे। इसी के विरोध में वे प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, जस्ट स्टॉप ऑयल यूके का एक संगठन है जो अपने उग्र विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। भारतीय मूल के 73 वर्षीय एक्टिविस्ट राजन नायडू अपने एक साथी के साथ मिलकर विरोध स्वरूप स्टोन हेंज पर नारंगी रंग का पदार्थ उन्होंने वहां पर डाल दिया था। देखिए किस तरीके से 5000 साल पुराना ये स्टोन हेंज है, और ये एक इतिहास का हिस्सा है जिसको बर्बाद इन लोगों ने किया है कि भाई आप तेल का इस्तेमाल ना करो। विरोध का ये तरीका कितना गलत हो सकता है, इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। उसको बर्बाद करने का जो इनका प्रयास है, स्प्रे पेंट इनके द्वारा किया गया है, नारंगी रंग का पदार्थ इनके द्वारा डाला गया है। तस्वीर आप देखिए। हालांकि बताया जा रहा है कि ये हल्का रंग है और धुलाई के साथ कलर छूट जाएगा। वहीं इन दोनों युवकों को इस हरकत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, और स्टोन हेंज पर नारंगी रंग का पदार्थ डालने के दौरान, संगठन के दौरान जो दोनों एक्टिविस्ट हैं जस्ट स्टॉप, उनको यहां पर उन्होंने टी शर्ट भी पहनी थी, नारेबाजी भी वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हवाले से उनको पकड़ा गया था। और अब इस खबर पर हमने आपसे जो पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। स्टोन हेंज को रंगना आपराधिक कृत्य है क्या? 92% लोग ऐसा मानते हैं, 92% लोग हाँ मानते हैं, 8% लोग नहीं मानते हैं। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है कि स्टोन हेंज को रंगना, उस पर रंग लगाना आपराधिक कृत्य है। जनमत में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामायण के उड़ाए गए मजाक की। जी हां, आईआईटी बंबई में कुछ छात्रों ने मंचन कला उत्सव के तहत इस साल 31 मार्च को राहोवन नामक नाटक का मंचन किया था। संस्थान के एक छात्र ने कहा, जिस नाटक का मंचन किया गया उसमें भगवान राम का उपहास किया गया, मजाक बनाया गया और रामायण को अश्लील एवं अपमानजनक तरीके से पेश किया गया। अपनी पहचान उजागर करने से इनकार करने वाला ये छात्र उन विद्यार्थियों के समूह का हिस्सा है जिसने प्रशासन के इस नाटक के खिलाफ शिकायत की। आईआईटी बंबई ने भगवान राम का कथित रूप से मजाक उड़ाने वाले नाटक का मंचन करने वाले 8 छात्रों पर 1,20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है। इन छात्रों के साथ पढ़ने वाले एक छात्र में गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि राहोवन नाटक के मंचन में भगवान राम और रामायण को अश्लील एवं अपमानजनक तरीके से पेश किया गया। आईआईटी बंबई में अंबेडकर पेरियर फुले स्टडी सर्किल APPSC नामक संस्था से जुड़े एक अन्य छात्र ने भी इसकी पुष्टि की कि इस नाटक का मंचन करने पर विद्यार्थियों पर जुर्माना लगाया गया है। तो देखिए, ये वामपंथी रुझान वाला छात्र संगठन है। छात्र ने बताया कि शिकायत के बाद 8 विद्यार्थियों में हर एक पर 40,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। आईआईटी बंबई के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 4 जून को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि छात्रों को 30 जुलाई तक जुर्माना भरना होगा। हालांकि आईआईटी बंबई ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर, प्लेटफॉर्म एक्स पर @IIT फॉर भारत नामक एक अकाउंट से 19 जून को पोस्ट किया गया था कि अपमानजनक तरीके से रामायण को प्रस्तुत करने वाले नाटक राहोवन के मंचन में शामिल लोगों के खिलाफ आईआईटी बंबई प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का वे स्वागत करते हैं। पोस्ट में कहा गया कि इन विद्यार्थियों ने भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का उपहास करने के लिए अपनी अकादमिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। आईआईटी बंबई समुदाय ने इस कृत्य पर आईआईटी बंबई प्रशासन से एक माफीनामा जारी करने की बात भी कही। और @IIT बंबई समुदाय ने बताया कि मामले में 2 भिन्न जुर्माने लगाए गए हैं। एक उन विद्यार्थियों के लिए है जो जुलाई में उत्तीर्ण होकर संस्थान से जा रहे हैं और दूसरा उनके लिए है जो नियमित विद्यार्थी हैं। तो यहां पर एक्शन लिया है। और आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, केवल सुदर्शन न्यूज ने, और उसके बाद ही यह खबर जो है इसका असर देखने को मिला है, इसका विरोध होने लगा। और उस विरोध का असर आप देखिए उन छात्रों पर एक्शन भी जो है अब वो होगा। सुदर्शन न्यूज जो खबर दिखाता है उसका असर जरूर होता है, और सनातन के लिए आवाज उठाता है, हिंदुत्व के लिए आवाज केवल सुदर्शन उठाता है, तो असर आपने उसका देखा।
आगे बढ़ते हैं। यूट्यूबर एवं इन्फ्लुएंसर पत्रकार अजीत भारती के घर गुरुवार को कर्नाटक पुलिस पहुंच गई। जी हां, भारती के खिलाफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहां की आईटी से, जो आप सोचिए कांग्रेस की वहां का लीगल सेल है, वहां के द्वारा, उसके द्वारा ये की गई है। ये एफआईआर कांग्रेस कर्नाटक के कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल सचिव बेके बोपन्ना के उन्होंने दर्ज कराई है। बोपन्ना ने दावा किया है कि अजीत भारती ने राहुल गांधी को लेकर झूठा दावा किया है कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दोपहर कर्नाटक पुलिस अजीत भारती को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई। इस पूरे घटनाक्रम पर अजीत भारती ने सुदर्शन न्यूज की संवाददाता दिव्या शर्मा से खास बातचीत करते वक्त क्या कुछ कहा, आइए आपको सारी बातें सुनाते हैं। लग रहा है बेचारे ट्रेन से आए थे इतनी गर्मी में, और फिर मतलब ड्रेस चेंज करने का मुझे लगता है कि मौका नहीं मिला होगा। और ये लोग बोल तो रहे हैं कि हम आपको नोटिस देना है, तो नोटिस तो यार तुम बाय पोस्ट भेज सकते हो, उसके लिए 3-3 ये मुस्टंडे जो भेज रहे हैं उसका क्या मतलब है। ये स्पष्ट रूप से ये धमकाने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और इन लोगों का रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग का एक जर्नलिस्ट था, उसको भी इसी तरह नोटिस देने की बात ये लोग कर रहे थे और फिर अरेस्ट कर लिया। तो हम इनकी मंशा कभी नहीं जान सकते, इसलिए हमने इनको घर में घुसने नहीं दिया। बाहर अपना बहुत देर तक वेट कर रहे थे, लगभग 40-50 मिनट से ये यहीं पे हैं। और नोएडा पुलिस तब तक आ गई मेरे पास। जब ये आए कहने के लिए, मैंने बोला कि भाई लोकल थाना को इन्फॉर्म करो। इन लोगों को लोकल थाना कहाँ ये भी नहीं मालूम था, वो मुझसे ही पूछ रहे थे। मेरा तो मन किया बोलने कि भाई ओला भी कर देता हूँ बगल में, चले जाओ। यानी कि ये जो कर्नाटक पुलिस आई है ये लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन देकर नहीं आई है, विदाउट इन्फॉर्मेशन। हाँ, बिना इन्फॉर्मेशन के पहुँच गई है और ये डायरेक्ट आपके घर पे बस। और ये बस वही इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स हैं इनके, और कुछ भी नहीं है। तो उसमें नोएडा पुलिस का धन्यवाद कि लोग तुरंत जो है, जब इनको जानकारी मिली, दे हैव कम टू माय रेस्क्यू, और फिर बाकी आप लोग भी सारे आ गए, तो बढ़िया है। क्या कहेंगे कि इस तरीके की हरकत को कैसे समझें, क्योंकि सिविल में आए हैं और अचानक से आपके घर के बाहर आ जाते हैं। देखिए, एक तो फर्जी केस है, ये 2 मिनट कोर्ट में टिकने वाला है नहीं। ये हमारी टीम जो उधर लगे हुए उधर बेंगलोर में तेजस्वी सूर्या जी की, तो दे आर गोइंग टू फाइल फॉर स्टे एंड क्वाशिंग, और ये हो भी जाएगा। बट ये केवल इसलिए होता है ना कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं राहुल गांधी के विरोध में लिख रहा हूँ कुछ जो उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता ने बोला है, और उसी बात को दोबारा कोट करने के लिए इन लोगों ने जो है एक छोटा सा वो क्लिप कटवा है एक जुबैर नाम का, तो वो जो है क्लिप काट करके डाल देता है। उसका यही काम है, ही इज़ नोन फॉर थ्रोइंग पीपल अंडर द बस, और मैं उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेज जब फ्रेम करूँगा, मैं आई एम गोइंग टू फाइल फॉर इट। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो लेट दिस बी अ मैसेज टू द गाइज लाइक हिम एज वेल कि हम इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तुम धमकाना, तुम्हारे पास 3 स्टेट में 4 स्टेट में तुम्हारी सरकार है और यहाँ 26 स्टेट में भाजपा की सरकार है। तो ये जो चिरकुटों वाली हरकत है कि तुम्हें लगता है कि 3 पुलिस वाले भेज करके डरा दोगे, धमका दोगे, मतलब तो वो चलेगी नहीं, और बाकी लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो वही है कि इनके पास मैसेज जाना चाहिए कि ये डराने धमकाने से घंटा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अब इतना सामान्य हो गया है ना कि आप कुछ लिखो, कांग्रेस वाले पिलपिलाए हुए जो है तुरंत भेज देंगे। मतलब लोग, मतलब तुम्हारे पास हालांकि गारंटी स्कीम देने के लिए पैसे नहीं हो, तुम 3 पुलिस वालों को नोटिस देने के लिए भेजते हो, तो ये पब्लिक फंड पे आया होगा ना। पानी का बिल बढ़ा रहे हैं ये कर्नाटक में, बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, और बस भाड़ा जो है ये बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी ये बढ़ा रहे हैं कर्नाटक में। और इनके पास इतना पैसा है कि 3 पुलिस वालों को खाली नोटिस भेजने के लिए जो बाय पोस्ट भेजा जा सकता था, बाय पोस्ट भी नहीं, ईमेल से भेज दो। तुम जब मेरा घर ढूंढ सकते हो तो तुम्हारे पास मेरी ईमेल आईडी नहीं है, तुम वहाँ पे भेज सकते हो। इनको लगता है वही ये 2-4 हैं ये सरकारें जो इस तरह का विचित्र कार्य कर रहे हैं। इनके पास जो ही सत्ता आती है, पुलिस आती है, इनको लगता है हम अनंत काल तक यहीं पे बैठे रहेंगे और हमारी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये बेचारे लगे हैं और क्या करेंगे। तो देखिए, अजीत भारती जी इस वक्त घर के बाहर है और मैं एक बार इस जगह का नज़ारा दिखाऊंगी। सामने आपको जो सिविल में नजर आ रहे हैं वो कर्नाटक पुलिस है और साथ में नोएडा पुलिस भी है। इनका साफ तौर पर कहना है अजीत भारती का कि कुछ ही देर पहले कर्नाटक पुलिस इनके घर के बाहर अचानक से आ जाती है और नोटिस देने की कोशिश करती है। जो नोटिस बाय पोस्ट भी दिया जा सकता था वो नोटिस घर के बाहर आके दिया जाता है। जबकि सवाल ये है कि नोएडा पुलिस मौके पर नहीं थी, बिना परमिशन के आते हैं और जिस
तरीके से कभी भी कोई भी अदर स्टेट का अगर कोई पुलिसकर्मी दूसरे स्टेट में आता है तो पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, लोकल पुलिस को बताना पड़ता है, लेकिन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये पुलिसकर्मी आ गए। मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहूंगी कि अजीत भारती के घर के बाहर ये आते हैं, नोटिस देने की कोशिश करते हैं, क्या इन्होंने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी या फिर नहीं दी है? और विदाउट ड्रेस आते हैं, अगर आप किसी को भी नोटिस देने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप अपने प्रॉपर ड्रेसअप, आपका जो पुलिसिंग का ड्रेस है वो उस ड्रेस में जाते हैं। आप सोचिए कि इसको क्या एक सोची समझी साजिश कहा जाए या एक षड्यंत्र कहा जाए कि कांग्रेस शासित प्रदेश से कर्नाटक पुलिस को अचानक से अजीत भारती के घर के बाहर भेज दिया जाता है और इसकी जानकारी नोएडा पुलिस तक को नहीं दी जाती है। चलिए, ये तो अजीत भारती वाला जो मामला था जहां पर हमारी संवाददाता वहां पर पहुंची और उसके बाद जो है वो दबाव बनाने का जिस तरीके से कर्नाटक के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, उसी का ये भंडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया। और आपने देखा अजीत भारती ने कहा कि भाई ये जानबूझ के डराने का प्रयास और इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में ज़्यादा देर तक ये मैटर टिकेगा नहीं। ये तो थी खबरें। अब चलते हैं अपने सुविचार भाग में, जहाँ हर रोज़ आपको एक नई कहानी, एक नया संदेश मैं शिवम दत्त मेहता आपके लिए लेकर आता हूँ सुविचार भाग में, क्योंकि आप अपने जीवन की जद्दोजहद में बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हर रोज की तरह एक कहानी, एक विचार आपके लिए हम लेकर आते हैं और उस विचार से हो ना हो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ संदेश तो अवश्य सीखते होंगे, कुछ ना कुछ तो अवश्य जान पाते होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की लघु कथा की, एक कहानी की, एक संदेश की। आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उनके पास बहुत कम साल बचे थे, कहना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि उनकी उम्र 80 साल या 90 साल से भी ज़्यादा बताई जा रही थी। उनकी उम्र किसी को पता नहीं थी कि वास्तव में उनकी उम्र कितनी है। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी में से एक था। वे प्रतिदिन उठता और अपने घर से निकल जाता, गांव के बाहर थोड़ी सैर के लिए जाता और वापस आ जाता। एक युवा लड़का जो और उसका परिवार जो हाल ही में बूढ़े आदमी के घर के बगल में पड़ोसी के रूप में आए थे, वह युवक एक समझिए एकदम चौकन्ना चौकस युवा लड़का था जो देखता रहता था ये बूढ़ा आदमी करता क्या है। और उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन एक ही समय पर बाहर जाता था और एक ही समय पर वापस आता था। वह युवक भी बहुत जिज्ञासु लड़का था। वह जानना चाहता था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। एक दिन उसने बिना देखे ही उसने उसको छुपते छुपाते उस बूढ़े आदमी का पीछा किया और पीछे उसके चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि बूढ़ा आदमी एक छोटे से आम के पौधे के पास रुक गया। वे एक छोटी बाल्टी लाया और पास के तालाब से उसमें पानी भरकर उसे सींचने लगा, यानी उसको पानी देने लगा। इस पर वह युवक हैरान रह गया, इतना बूढ़ा व्यक्ति कि भाई वो पानी डालने के लिए छोटे से आम के पेड़ को। उस युवक से रहा नहीं गया और वह सीधे बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा, देखिए सर, बाबा जी, आप इतने बूढ़े हैं और आप इतने छोटे से पेड़ को, पौधे को पानी दे रहे हैं, आप शायद इसका फल कभी ना खा पाएंगे, आप इसका फल तो खा नहीं पाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वह जानता है कि वह कभी भी अपने परिश्रम का फल नहीं ले पाएगा। जो पेड़ को पानी दे रहा है उसका फल नहीं खा पाएगा, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए पौधे को पानी दे रहा था। इसके अलावा उसे पैदल चलना और वो उद्देश्य भी पसंद था जो ये पौधा उसे देता था, आने वाली पीढ़ियों का भला करने का। तो कहानी का नतीजा क्या आपने समझा? हम अक्सर परिणामों की तलाश में रहते हैं और हमारे कई कार्य परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होते हैं। ये हम सभी को ये याद दिलाने के लिए एक सुंदर कहानी है कि कभी कभी कार्रवाई ही पुरस्कार, यानी परिश्रम ही पुरस्कार होती है और हमें हमेशा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आज का सुविचार था, आज का संदेश था। आशा करता हूं कोई सीख आपको भी इससे मिली होगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।